नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। फायदे के फन के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में कई बड़े ऐलान हुए। एक ऐलान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर भी हुआ। उसके लिए होल्डिंग पीरियड एडजस्ट की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका असर गोल्ड, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी पे के निवेश पर कैसे पड़ेगा। साथ ही साथ एक हाल के जो आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, वो ये दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 61 लाख करोड़ हो गया है। ये दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों में अभी बहुत ज्यादा क्रेज है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको निवेश करना चाहिए, ये सब कुछ समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सोलंकी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। हेलो श्रेया। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा बजट में हुए अनाउंसमेंट्स को लेकर ही होगा। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अलग अलग संपत्तियों को लेकर कैपिटल गेन में जो बदलाव किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग पीरियड में जो एडजस्टमेंट हुआ है, उसका असर म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी के निवेश में कैसे पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस बार के बजट में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, वो बेसिकली टैक्सेशन को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया। एक तरह जी। से कैपिटल गेन टैक्सेशन जो अलग अलग एसेट पे अलग तरीके से लगता था, उसको अब पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कर दिया। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन जहां भी लगेगा, एक तरह से यूनिफॉर्म है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेशन लगेगा, वो भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। होल्डिंग पीरियड्स को भी यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई। तो टैक्सेशन को जो आगे चल के निवेशकों के लिए टैक्सेशन एक तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। जी, तो क्या बजट के बाद अब इन्वेस्टमेंट की रणनीति में कुछ बदलाव करने चाहिए? अब कैसे करना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट, ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं इनको लेकर? तो मुझे नहीं लगता कि बजट के अनाउंसमेंट के बाद आपके इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव आप करते भी हैं तो जैसा मैंने कहा, यूनिफॉर्म टैक्सेशन है। आप चाहे हुँ, प्रॉपर्टी में निवेश करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आपको टैक्सेशन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन बराबर लग रहा है। हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसके चलते कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी। आपको अभी भी अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन जो अप्रोच है, वही आपको लेनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड पे ऐसा कोई खासा असर नहीं पड़ा है इसका, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन को अगर 10 से 12.5% किया गया है, तो वहीं हुँ, पे जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है उसको भी 1 लाख से 1.25 लाख किया गया है। हुँ, यानी कि जो छोटे निवेशक है, उन पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1.25 लाख का बिल्कुल। आपको साल का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो 1 साल के अंदर आप 1.25 लाख का लाते हैं। कितने छोटे निवेशक होंगे जो 1.25 लाख तक के कैपिटल गेन एग्जेम्पशन को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास बदलाव होने वाला है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जिटरी जरूर हुए। और ये रहा कि क्या कैपिटल गेन टैक्सेशन वाकई में बढ़ गया। प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए जरूर है कि पुराने प्रॉपर्टीज जो हैं उस पे हो सकता है टैक्सेशन ज्यादा देना पड़े, बट यूनिफॉर्म टैक्सेशन जैसे मैंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन हुआ है। जी, बिल्कुल। शुरुआत में मैं आंकड़ों की भी बात कर रही थी। म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 61 लाख करोड़ हो गया है, ये जो ताज़ा आंकड़े आए हैं सामने। इसके अलावा एसआईपी इनफ्लो में भी हमें इज़ाफ़ा देखने को मिला, 2 लाख करोड़ के पार चला गया। इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस आंकड़े को आपको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो नया निवेश है वो आ रहा है, दूसरा हुँ, जो मार्केट का रनअप हुआ है, जो मार्केट बढ़ा है, तेजी आई है, उसका भी वैल्यूएशन है। तो दोनों मिला के जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। एसआईपी की जहां तक बात करें तो एसआईपी में इजाफा हुआ है। आई थिंक लोग अभी भी मार्केट में निवेश कर रहे हैं और मार्केट में निवेश बढ़ रहा है। दूसरे किसी भी एसेट के मुकाबले इक्विटी मार्केट की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। जो चिंता की बात हो सकती है वो ये कि क्या वाकई में ये लॉन्ग टर्म निवेश आ रहा है या इसमें शॉर्ट टर्म निवेश ज्यादा आ रहा है, वो एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जैसे मार्केट ने परफॉर्म किया है, वैसे मार्केट की तरफ अट्रैक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल।
एक सवाल अगर मैं जितेंद्र जी आपसे करूं कि अब 20 साल में किसी को 1 करोड़ इकट्ठा करना है तो एक एवरेज इन्वेस्टर कैसे डिवाइड करे, एसआईपी किस किस बास्केट में करे? देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एसेट एलोकेशन अप्रोच लेकर चले। और जब भी हम एसेट एलोकेशन अप्रोच की बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बहुत बड़ा महत्व रोल प्ले करते हैं। हम्म। अब लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो एक तो कंसिस्टेंसी मिलता है आपको, एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक तरह से लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो हम्म। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना हो तो 60-70% तक आप अपने लार्ज कैप में निवेश करें। उसके बाद जो 25-30% बचता है उसमें मिड कैप या स्मॉल कैप का आप एक्सपोजर ले सकते हैं। थोड़ा जो है 10% टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड भी हो सकता है। तो हम्म। इस तरीके से एसेट एलोकेशन किया जाए कि मैक्सिमम एक्सपोजर आपका लार्ज कैप में रहे, और साथ साथ आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप और गोल्ड का भी एसेट एलोकेशन हो। 10-15% अगर गोल्ड होता है तो मेरी राय में ये एसेट एलोकेशन बेहतर परफॉर्म करेगा। जितेंद्र जी मतलब कितनी रकम की कम से कम एसआईपी करानी चाहिए? देखिए, अगर हम टारगेट गोल की बात करते हैं तो एक ऑन एन एवरेज 15-15-15 का हमारे पास एक थंब रूल है, जिसमें हम बोलते हैं कि 15,000 पर मंथ अगर आपने 15 साल के लिए निवेश किया और हम्म। 15% अगर आपने रिटर्न अचीव कर लिया तो आप 1 करोड़ 15 साल में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हम्म। मैं 15% रिटर्न पे ना जाके अगर रीजनेबल रिटर्न अज्यूम करूं 12-13%, तो मुझे जी। लगता है कि 20 साल के अंदर वही 15-16 हजार रुपये मंथली आपको निवेश करना होगा, तब आप 1 करोड़ के फिगर को टच कर सकते हैं। जिसने एकदम से नए नए बिजनेस में आया या फिर नई नई नौकरी जिसने शुरू की हो और उसको 5,000 कहीं खर्च करना हो, निवेश करना हो, तो वो कैसे करे? देखिए, अगर आपका बिल्कुल नया निवेश है, आपने पहले नहीं किया है, तो मेरी राय में लार्ज कैप फंड से आप स्टार्ट करें। आप अट्रैक्ट ना हो कि मिड और स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो क्यों ना मैं इसी में निवेश करूं, मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। मेरी राय में अभी भी लार्ज कैप फंड जो है शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन फंड है। आप पैसिव फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं, इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं, वो आपका शुरुआती फंड होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे, जैसे जैसे मार्केट की आपको समझ आएगी निवेश की, तो आप दूसरी कैटेगरीज की तरफ जिनमें बेहतर रिटर्न मिलता है आप जा सकते हैं। बट जो मैंने शुरुआत में एसेट एलोकेशन अप्रोच कही उसको जरूर ध्यान में रखें। जी, बिल्कुल। मेरी कॉलीग से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि उनके पापा रिटायर हो चुके हैं और 5 साल हो गए उनके पापा को रिटायर हुए। अ, अब क्योंकि म्यूचुअल फंड का इतना क्रेज़ बढ़ते जा रहा है, आए दिन अखबार में खबर पढ़ते हैं, वो सुनते रहते हैं चैनल्स को, तो उनको लग रहा है कि अब एफडी से पैसा निकाल कर म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा। इस पे कोई आपकी राय? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि एफडी से निकाल के अगर आप शेयर बाजार की तरफ आ रहे हैं तो गलत निर्णय होगा। हुँ। क्योंकि आप एक फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जहां आपको पता है कि आपको 2 साल के बाद भी कितना पैसा मिलना है, पैसा सिक्योर है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, आप सडनली उससे उठ के एक दिन मार्केट ने क्योंकि 15% रिटर्न दे दिया है तो आप सडनली अपना पैसा मार्केट में लगा देते हैं। हुँ। अब अगर सडनली वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है तो शायद आप वो वॉलेटिलिटी देख नहीं पाएंगे। तो मुझे ये निर्णय गलत लगता है कि एफडी के कंपैरिजन में आप मार्केट में निवेश करें। आप एफडी के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड की तरफ निवेश करें, समझिए उसको आपको रिटर्न कैसे मिलता है। और शेयर बाजार की तरफ अगर रिटायर्ड है तो तभी निवेश का फायदा है जब आप बहुत लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो। 10 साल हुँ। मिनिमम होराइजन आपका होना चाहिए, तब आप शेयर बाजार के म्यूचुअल फंड में निवेश करें। वरना एफडी का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर निवेश होगा। ठीक है, एफडी के कंपैरिज़न में डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर निवेश आपको लगता है। एक फैंसी क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं जितेंद्र जी, कि हर महीने अगर 50,000 रुपए कमाने हो, तो कैसे निवेश किया जाए? हर महीने अगर 50,000 रुपये कमाने हो तो कैसे निवेश किया जाए? देखिए, अ, अगर हम मंथली इनकम निकालने की बात कर रहे हैं कि हर महीने मुझे मंथली इनकम निकालना है, तो म्यूचुअल फंड में SWP ऑप्शन होते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसके जरिए आप जो है हर महीने एक पर्टिकुलर राशि जो है अपने म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है कि
किस तरह के फंड्स में निवेश किया जाए, कितना मैं विड्रॉल करूं, मेरा विड्रॉल रेट अगर रिटर्न से कम होगा तभी मुझे म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। लेकिन अगर मेरा विड्रॉल रेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज्यादा हो जाता है तो मेरा म्यूचुअल फंड बहुत लंबा सस्टेन नहीं करेगा। मसलन अगर आप विड्रॉल रेट 6% रखते हैं लेकिन आपका म्यूचुअल फंड जो है वो आपका 5% आपको कमा के दे रहा है, तो आप बहुत जल्दी उस पैसे को खत्म कर देंगे। तो एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी पड़ती है, जिसमें देखना पड़ता है कि क्या जो मैं विड्रॉल निकाल रहा हूँ क्या मेरे वो रिटर्न से निकल जाएगा या मेरा वो कैपिटल को ईट आउट करेगा। ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप फिक्स इनकम ऑप्शंस भी जरिया देख सकते हैं जहां से आप मंथली इनकम कमा सकते हैं। बिल्कुल। एक बड़ा आंकड़ा लेते हैं जितेंद्र जी, 20 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो कैसे करे? इक्विटी, डेट, गोल्ड, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, लंबी अवधि का निवेश है तो मेरा एसेट एलोकेशन फीचर वही है कि मैं हम्म। एटलीस्ट मिनिमम 50 से 60% लार्ज कैप तो रखना चाहिए। हम्म। उतना एक्सपोजर आपको लार्ज कैप में रखना पड़ेगा। अब इसके बियॉन्ड आप मिड कैप स्मॉल कैप कितना रखते हैं वो आपके कंफर्टेबिलिटी फैक्टर के अनुसार हो जाता है। आप पहले से इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट की समझ है, आप निवेश करते आए हैं, आप हो सकता है लार्ज कैप 50% तक सीमित रख के बाकी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो मेरा यही मानना है कि 70% कम से कम आप लार्ज कैप को रखिए, 10% आप गोल्ड स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन अगर 20 लाख करना हो और मैं 70% की बात करूं या 60% की बात करूं तो मैं लगभग 10 लाख या 12 लाख की मैं बात कर रहा हूँ कि लार्ज कैप में होना चाहिए। बाकी आप जो है दूसरी कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गोल्ड में निवेश कैसा रहेगा? गोल्ड के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे व्यूअर्स को, उस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? गोल्ड के लिए निवेश के आजकल काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं। गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है, हुँ। अब तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आते हैं। जी। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड भी है। देखिए, फिजिकल गोल्ड का अपने कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं, वो आपको बियर करने पड़ते हैं। हालांकि हुँ। आसान इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करना हो तो मिक्स ऑफ एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्लस मिक्स ऑफ गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप गोल्ड में निवेश करें तो मेरी राय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। जी, आपने कहा कि अगर आप नए-नए इन्वेस्टर हैं तो 70% एक्सपोज़र आपको लार्ज कैप में रखना ही चाहिए। लेकिन हाल के वक़्त में जो खबरें पढ़ते हैं उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के में भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है निवेशकों को। तो क्या वहाँ पे रिस्क लेना सही रहेगा? देखिए, पहली बात तो वो रिस्क फैक्टर क्या निवेशक समझते हैं, क्या निवेशक ये समझते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। और अगर मान लीजिए आपने स्मॉल कैप कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में 50% रख लिया और आपका पोर्टफोलियो 40% गिरता है, तो क्या 40% डाउनफॉल कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है? अब अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो 20% से ज्यादा डाउनफॉल नहीं देख सकते तो मेरी राय में इतना बड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर आपके लिए जो है सही नहीं होगा। तो बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन का, पोर्टफोलियो को नीचे देखने का, वो कितना है। अगर आप 20% तक कंफर्टेबल है तो स्मॉल कैप आप 15-20% का एक्सपोजर रह सकता है। हुँ। बट मेरी राय में फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमेशा पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा बना के चले, तो ही आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी मिलती है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आखिरी सवाल, एक यंग इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, यंग इन्वेस्टर को सबसे मेरी तो पहली सलाह यही होगी कि अट्रैक्शन को थोड़ा कम करें, अट्रैक्ट ना हो रिटर्न देख के, केवल हुँ। रिटर्न को ना देखें कि किस कैटेगरी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है मैं उसमें जाके कूद जाऊं। रिटर्न को मत देखें, आप ये देखें आपका लक्ष्य क्या है। आप 10-15 साल 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे फंड से चुनाव करके, एक अच्छी कैटेगरी से चुनाव करके और एक थोड़ा सा एनालिसिस करके तब आप निवेश करें। केवल रिटर्न के भरोसे निवेश मत करें कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मेरे लिए यही कैटेगरी सही है। वो निर्णय गलत हो जाएगा आगे चल के। बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इससे बहुत कुछ सीख पाएँगे और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।